चलिए हम लोग फिर ये स्टार्ट करते हैं, थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें पहला यूनिट जो है बेसिकली क्या है कि ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये भी आपकी 40 मार्क्स की है। और जो बेटा पहला यूनिट है वो 15 मार्क्स का है, 15 नंबर का है। अब उस यूनिट में ना ध्यान रखिएगा कि मेरे नोट्स के अकॉर्डिंगली फर्स्ट 7 चैप्टर्स आते हैं। पहले 7 चैप्टर्स 15 नंबर के हैं। पहले जो मैंने आपको नोट्स में जो मैंने इंडेक्स बना रखा है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट 7 चैप्टर्स स्टैटिस्टिक्स के कंट्रीब्यूट करेंगे आपके 15 नंबर। उसके बाद जो आते हैं 25 मार्क्स का, वो सिर्फ न्यूमेरिकल है। बहुत आसान है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूला याद करना है और उसके क्वेश्चंस सिंपल से आपको समझ आए जाएंगे। तो यही हमारा काम है कि पहले थ्योरी को पक्का करें। आपकी 15 नंबर की थ्योरी आती है और वो मेजॉरिटी ऑफ द थ्योरी जो है, मैं आपको कह ही रहा हूँ, वो फर्स्ट 3 चैप्टर से आती है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ में टेबुलर, टेक्सटुअल, डायग्रामेटिकल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हमें दिया होगा डाटा, उसे ग्राफ पे प्लॉट करना है, हिस्टोग्राम बनाना है, पाई डायग्राम्स बनानी है। वो भी इसी का पार्ट है 15 नंबर में। तो 15 की 15 थ्योरी नहीं होगी। क्या पता आपको हिस्टोग्राम बनाने को कहा जाए, ओजिव कर्व्स बनाने को कहा जाए। ठीक है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ये नहीं किसी स्कूल की तरह 8वें चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। हमें सीधा फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करना है, क्योंकि अरे स्टैटिस्टिक्स समझा रहे तो उसके पहले जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज होती है उसको फर्स्ट चैप्टर से ही सिखाया जाता है। तो चलिए जी, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। मतलब फर्स्ट 7 चैप्टर्स पहली यूनिट बनाते हैं पूरा। ठीक है, यूनिट 1 और यूनिट 2 जो 15 मार्क्स जो है कंट्रीब्यूट करेंगे। और बेटा ये भी बता दूं, थ्योरी भी बहुत आसान है, एक बार पढ़ेंगे। ये ऐसी टेक्निकल थ्योरी नहीं है लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहां आपको समझना पड़ता है, जहां पर आपको लॉज लगते हैं। इतना यहाँ पर इतना आपको ज्यादा हार्ड वर्क नहीं होगा। तो इसमें मैं स्टार्ट करूंगा आपके साथ। पहला जो कंटेंट है हमारे सिलेबस का, उसमें यूनिट 1 में, दैट इज इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। मतलब यहाँ पर भी आपको तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाई, उस दिन वाले भी अगर लेक्चर सुना, उस दिन भी मैंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन डिराइव करी। सेम यहाँ पर भी हम डिफाइन कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, या व्हाट इज इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। तो इकोनॉमिक्स क्या होती है एक बार रिवीजन करेंगे हम इसी वर्ड को, और इसके बाद यहाँ पर कुछ और वर्ड्स आएंगे, उसे हम कैरी ऑन करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग इकोनॉमिक्स को डिफाइन करते हैं। जैसे ये जो इकोनॉमिक्स है, ये तो इंग्लिश वर्ड है, बट इसको डिफाइन किया गया विद द हेल्प ऑफ, आप भी जानते हैं, 2 ग्रीक वर्ड्स। 2 ग्रीक वर्ड्स की हेल्प से इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया गया। एक वर्ड है दैट इज ओक्योस, और दूसरा वर्ड है मिमीन। राइट, इकोनॉमिक्स को मैं बता रहा हूं कैसे हम डिफाइन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। वन इज बेटा क्या, ओक्योस, ये आते हैं एमसीक्यू में, टच कर जाते हैं इसलिए बता रहा हूं। और दूसरा है निमी। ठीक है, ओक्योस का मतलब होता है हाउस होल्ड, और निमीन का मतलब होता है दैट इज टू मैनेज या मैनेजमेंट। तो दस इकोनॉमिक्स क्या है, इट मींस होम मैनेजमेंट। मतलब क्या बेटा, इसका मतलब क्या निकाला जाता था, मतलब शुरुआत में जब इकोनॉमिक्स का ओरिजिन हुआ, दैट इज इकोनॉमिक्स का ओरिजिन तो आपको यार याद होगा कब हुआ, बता सकते हो कौन सा ईयर था? ये तो मैंने पढ़ाया हुआ, 1776 में, जब एडम स्मिथ ने, यहां पर भी यही है, एडम स्मिथ ने, बोलो, जिसको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ
इकोनॉमिक्स कहते हैं, ये फिर से आ रहा है, मैंने सारी बातें बताई पर यहाँ पर भी है, दोनों दोनों पे है। माइक्रो में भी हम स्टार्ट में पढ़ाते हैं और इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स में भी यही पढ़ाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा जी, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। आपको ये भी याद हो रहा होगा, नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ, इन्होंने 1776 में एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम भी याद रखना है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, याद होगा आपको, राइट। उस समय के टाइम में डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत लिमिटेड स्कोप था। तो मैं वही बता रहा था कि इकोनॉमिक्स को बेसिकली टू ग्रीक वर्ड से डिफाइन किया जाता है, ओकियोस मींस हाउस होल्ड एंड निमीन मींस टू मैनेज। तो इकोनॉमिक्स है क्या, बेसिकली हाउस होल्ड मैनेजमेंट था। ये उस समय की बात है, आज तो इकोनॉमिक्स बहुत ही वाइड वाइड सब्जेक्ट बन चुका है और हर एस्पेक्ट्स में हम उसे यूज करते हैं, बहुत बड़ा डिसिप्लिन है इस समय इकोनॉमिक्स। बट जब ओरिजिन हुआ था, इसका स्कोप क्या था कि भाई कि क्या कहा जाता था बेटा, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, मतलब कि एवरी वन हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज, तो उसे वो कैसे मैनेज करेगा, अपनी वांट्स को क्या करने के लिए, फुलफिल करने, दैट एट दैट टाइम इसको इस तरह से डिफाइन किया गया इकोनॉमिक्स को। ठीक है, तो शुरुआत में ये मैंने इसलिए बोर्ड पे लिखा है, यहां से कहीं ना कहीं कोई एमसीक्यू टच करे तो आपको वो आता हो, टू ग्रीक वर्ड्स आते हो, 1776 फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, और ओक्योनोमीन का मतलब क्या होता है बेटा, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, दैट इज विद लिमिटेड फंड्स हम अपनी कैसे अनलिमिटेड वांट्स को क्या करें बेटा, सेटिस्फाई करें। ये था क्या बेटा, इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स के अंदर इकोनॉमिक्स एजेंट्स होते हैं, आगे चलूंगा, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन तो आपको आती है, पर इसको मैं और आगे डिफाइन करेंगे हम आगे, जो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ी हुई है, राइट। वो आप पढ़ाऊं उससे पहले मुझे आपको इकोनॉमिक यूनिट्स की समझाने हैं, व्हाट आर इकोनॉमिक यूनिट्स, प्लीज इसको साथ साथ मेरे करते चलिएगा, जिसे हम इकोनॉमिक्स एजेंट भी कहते हैं, लिखिएगा। सबसे पहले तो इसी की डेफिनेशन सुनानी पड़ेगी आपको, इकोनॉमिक एजेंट्स, जिन्हें हम इकोनॉमिक यूनिट्स भी कहते हैं। तो व्हाट आर इकोनॉमिक यूनिट्स, इकोनॉमिक यूनिट क्या होता है, तो सुनिए, लिखिए आप रादर, डेफिनेशन याद करिए। इट रेफर्स टू, थ्योरी है तो थोड़ा सा याद करते हैं, इट रेफर्स टू, इट रेफर्स टू दोज इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस, right, it refers to those individuals or institutions like firms, companies, right, which take economic decisions. तो what are economic agents, क्या है economic agents, these are बेटा those individuals। अब इंडिविजुअल में बात करूं तो इंडिविजुअल में कंज्यूमर, कौन बेटा, कंज्यूमर। इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो एक कंपनी, राइट, समझ आ रही बेटा। तो इकोनॉमिक्स एजेंट्स क्या होते हैं, दीज आर दोज इंडिविजुअल्स और बेटा क्या, इंस्टीट्यूशन, जैसे सर्विस प्रोवाइडर, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं टू द सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन, राइट, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, तो इंस्टीट्यूशंस ही बोलेंगे। तो व्हाट आर इकोनॉमिक एजेंट्स, बहुत आसान थ्योरी, थ्योरी 3 चैप्टर में फोकस करके पढ़ लीजिए, उसके बाद थ्योरी नहीं है, सारा फिर न्यूमेरिकल, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़िए। तो इट रेफर्स टू दोज इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस व्हिच टेक्स इकोनॉमिक डिसीजंस, रुकूंगा,
इकोनॉमिक डिसीजंस क्या होते हैं? व्हाट इज इकोनॉमिक डिसीजंस? इकोनॉमिक डिसीजन का मतलब होता है सेंस, चाहे इंडिविजुअल है चाहे प्रोड्यूसर, एवरी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन के पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो है नहीं, हर एक के पास क्या है बेटा, लिमिटेड क्या है बेटा, रिसोर्सेज है, बट उनकी वांट्स जो है वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो सारी वांट्स को हम फुलफिल नहीं कर पाते, तो हम किस वांट्स को पहले सेटिस्फाई करें, किस वांट्स को हम बाद में सेटिस्फाई करें, किसको हम प्रायोरिटी में लें, उन्हें हम कहते हैं बेटा, तो उस समय हमें क्या लेना पड़ता है बेटा, डिसीजन लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटा, डिसीजन लेना पड़ता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज इकोनॉमिक, ये जो वर्ड था यहाँ पर इकोनॉमिक डिसीजन। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इकोनॉमिक यूनिट्स क्या होते हैं, एक बार रिपीट करता हूं, इकोनॉमिक यूनिट्स क्या है, इट रेफर्स टू दोज इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन विच टेक क्या बेटा, इकोनॉमिक डिसीजन। और इकोनॉमिक डिसीजंस क्यों लेने हैं, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है बेटा, स्कैर्स है, वांट्स हमारी क्या है, अनलिमिटेड है, तो हम सारी वांट्स को तो फुलफिल कर नहीं सकते, तो वी हैव टू टेक दोज डिसीजंस जो इकोनॉमिकल हो, मतलब जो बेस्ट हो, जो आपकी वांट्स को क्या करते हो, या आप क्या करते हो, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो व्हाट आर या व्हाट इज इकोनॉमिक एजेंट्स, या इकोनॉमिक एजेंट्स कौन क्या होता है, या इकोनॉमिक यूनिट क्या होता है, वो मैंने आपको डेफिनेशन से समझाया। आप सुनिए बेटा ध्यान से, कि एक बार फिर से रिपीट करता हूं, इकोनॉमिक यूनिट्स क्या होते हैं, ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं और क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशन, जो क्या लेते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन। अब इनमें कौन कौन आते हैं, इनके अंदर क्या कौन कौन इंक्लूड होते हैं, तो इट इंक्लूड्स, चार आते हैं जी इसमें। नंबर वन आता है बेटा जी, दैट इज अ कंज्यूमर। यस, आप एग्री करेंगे कि कंज्यूमर जो है वो क्या लेता है बेटा, इकोनॉमिक डिसीजन लेता है, इसलिए वो किस का पार्ट है बेटा, इकोनॉमिक यूनिट्स का। और कंज्यूमर कौन होता है बेटा, जो अपनी वांट्स को क्या करता है बेटा, सेटिस्फाई करता है। कंज्यूमर का एम क्या है, कि वो पैसा स्पेंड कर कर अपनी वांट्स को क्या करता है बेटा, फुलफिल कर। दूसरा इकोनॉमिक यूनिट कौन है, दैट इज प्रोड्यूसर। सेकेंड इकोनॉमिक यूनिट कौन आता है बेटा, दैट इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है, जो प्रोड्यूस करता है, या फिर आप कहें जो सेल करता है क्या बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज। और क्यों करता है, फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। और उसे भी क्या लेने पड़ते हैं बेटा, इकोनॉमिक डिसीजंस लेने, इसलिए वो किसका पार्ट होते हैं, इकोनॉमिक यूनिट्स। तीसरा है दैट इज सर्विस, सर्विस होल्डर। और फोर्थ होता है सर्विस प्रोवाइडर। इसमें बच्चे कहीं कुछ कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पर होना नहीं है आपने। ये तो मुझे आपको पता है ये कौन होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर, जो क्या करते हैं सोसाइटी में सर्विसेज क्या करते हैं बेटा, प्रोवाइड करते हैं। जिन्हें मैं इंस्टीट्यूशंस कह रहा हूँ, जैसे स्कूल्स है, राइट, हॉस्पिटल्स हैं, ये आपके क्या है बेटा, सर्विस प्रोवाइडर। पर सर्विस होल्डर कौन होते हैं, सर्विस होल्डर कौन होते हैं, बोलो। सर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूट एज अ प्रोफेशनल्स, सर्विस होल्डर कौन होता है, जो कंज्यूम करते हैं, नहीं, होल्डर, होल्डर वर्ड देखो, कंज्यूमर तो समझ आ गया, राइट, जो कंज्यूम करता है, अपनी वांट्स को क्या करता है बेटा, सेटिस्फाई। प्रोड्यूसर तो आप समझ रहे थे, सर्विस प्रोवाइडर मतलब जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं इन द सोसाइटी। सर्विस होल्डर कौन होते हैं, ध्यान रखना, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, लिखना आप लोग डेफिनेशन, सर्विस होल्डर कौन होते हैं, आप बताएंगे तो, आपने तो पढ़ा, हु आर द सर्विस होल्डर। वेरी गुड, जो वहां पर क्या करते हैं, जॉब करते हैं, बड़ा कंफ्यूजन टर्म है ये, हु इज इन अ जॉब, जो प्रोवाइड करते हैं अपनी क्या सर्विसेज, ये क्या है बेटा, प्रोवाइडर है।
प्रोवाइडर का मतलब, जैसे आपने कहा बैंक्स कहा, राइट, आपने कहा हॉस्पिटल्स का, अब उधर किनको रखना पड़ेगा? डॉक्टर्स, टीचर्स, उन्हें हम क्या कहेंगे? सर्विस होल्डर। देखो डेफिनेशन क्या होती है, सर्विस होल्डर कौन होते हैं, यही कंफ्यूजन वर्ड है, बाकी आपको क्लियर है। हु इज इन जॉब, जो किस में होते हैं बेटा? जॉब में होते हैं, टू अर्न आइदर वेजेस और सैलरीज। हु इज इन अ जॉब और सैलरीज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज। करा रहा हूं बेटा। ठीक है, तो इस तरह से एक बार फिर से समझाता हूं आपको, किस पे कंफ्यूजन बेटे? सर्विस होल्डर की डेफिनेशन देखी क्या है, जो किस पे होते हैं बेटा? जॉब में होते हैं और अर्न करते हैं बेटा वेजेस एंड सैलरीज। अब ये किसी के नीचे तो काम करते हैं ना, किन के नीचे करते हैं? किन के नीचे? सर्विस प्रोवाइडर्स के नीचे। जैसे हॉस्पिटल, स्कूल है, इनको आप क्या बोलोगे यार? इंस्टीट्यूशंस है, इनको क्या बोलोगे? सर्विस प्रोवाइडर। अब उनके अंदर कौन कर रहे होंगे बेटा? जॉब्स, और जॉब करके क्या कमा रहे होंगे? वेजेस एंड सैलरीज। वो क्या आएंगे बेटा? सर्विस होल्डर। तो सर्विस होल्डर वो नहीं है जो सर्विसेज, मतलब कुछ आपके मन में चल रहा है, ये कंफ्यूजन टर्म है और ये ओलंपियाड में बहुत आता है। आपको पता है कॉमर्स का भी ओलंपियाड होता है, वहां पर इसे मैंने 2-3 बार देखा है, इसको हमने इसमें डाला जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको डेफिनेशन समझा रहा था, एक बार फिर से समझिएगा, एक बार फिर से डाउट है आप समझिए कि इकोनॉमिक एजेंट्स कौन होते हैं। इकोनॉमिक यूनिट्स मैंने पहले डिफाइन कर दी, इकोनॉमिक्स क्या है वो तो करा दी। इकोनॉमिक यूनिट्स क्या है तो आपको समझा रहा हूँ। इट रेफर्स टू दोज इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, दीज आर द इंस्टीट्यूशन सर्विस प्रोवाइडर्स। जैसे कंपनी है वो सर्विस प्रोवाइड कर रही, पर उसके अंदर जो काम करने वाले हैं वो कौन है बेटा? सर्विस होल्डर माने जाते हैं। हु टेक क्या बेटा? इकोनॉमिक डिसीजन। सभी को इकोनॉमिक डिसीजन लेने हैं। क्यों? क्योंकि हर एक की इनकम जो है अनलिमिटेड नहीं है, पर वांट्स क्या है बेटा? अनलिमिटेड। तो हमें उनको पूरा करने के लिए डिसीजंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि हम अपनी सारी वांट्स को फुलफिल नहीं कर सकते, हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं। उस डिसीजन को ही क्या कहते हैं बेटा? इकोनॉमिक डिसीजंस कहते हैं। तो ये छोटा सा कंसेप्ट आपके पहले ही पेज के आपके नोट्स में डाला गया है कि भाई इकोनॉमिक यूनिट क्या होता है और उसके नीचे कौन कौन सी आइटम्स इंक्लूड होती हैं, कौन कौन से इंक्लूड होते हैं। समझ आ गया पूरी क्लास को? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, ये तो सभी जानते हैं। तीसरा क्या है बेटा? सर्विस होल्डर। इस पे ध्यान रखना, ये मेरे को तो हमेशा ही रहता है, मैं खुद कभी कभार बताते हुए कंफ्यूज होता हूँ। सर्विस होल्डर, सर्विस होल्डर कौन है? हु इज इन अ जॉब एंड अर्न वेजेस एंड सैलरीज। पर इनको कौन जॉब प्रोवाइड करता है? तो वो कौन है? सर्विस प्रोवाइडर। ऐसे समझो। क्लियर हुआ बेटा सभी को? एनी डाउट बेटा पूछ लें आप तो। क्लियर है? नेक्स्ट आता है, ये जो अब नेक्स्ट टॉपिक करा रहा हूँ कि बिजनेस स्टडीज में भी आता है कॉमर्स वालों, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या बेटा? टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो वही करवाता हूँ आपको, मेरे को भी कराना है, सभी ने नहीं किया होता, कुछ ह्यूमैनिटीज का बच्चा भी बैठा होगा कोई, तो उसे भी कराना है, तो उसे भी पूरी तरह से कराते हैं। शॉर्ट में लेके जाऊंगा, लंबा नहीं खींचूंगा, है ही बिल्कुल आसान सा। दैट इज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, क्योंकि ह्यूमन जो है वो दो तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, और इन एक्टिविटीज आप क्या कहते हो बेटा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फटाफट करेंगे इसको, बहुत आसान टॉपिक है सिलेबस के हिसाब से। और दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती? दीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन, किसके लिए की जाती है? टू अर्न अ लिविंग, राइट ना?
ये तो बिल्कुल सिंपल सा ही, तो मैं ज्यादा इसको रिपीट ही नहीं करूंगा. These are those activities which are which are done for the sake of earning a living या earning a money. इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम किस पे मेजर करते हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी में, राइट? इन टर्म्स ऑफ मनी में. तो हम इसको किस पे मेजर करते हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी. अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नीचे चार तरह की एक्टिविटीज आती हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नीचे चार तरह की एक्टिविटीज आती है. नरेश बताएंगे आप, व्हाट आर दोज एक्टिविटीज जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नीचे आती है? बोलो. नंबर वन, इतने सुस्त क्यों आ? नंबर वन इज प्रोडक्शन. नंबर वन क्या बेटा? प्रोडक्शन. सेकंड है कंजम्पशन. थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन. फोर्थ है एक्सचेंज. और कई बुक्स में फिफ्थ भी बनाई है, इन्वेस्टमेंट. वो भी मैं मानता हूँ. ठीक है, मैंने चार ही लिखी है क्योंकि एनसीईआरटी चार लिखती है, बट किसी बुक में पांचवी भी लिखी है, दैट इज इन्वेस्टमेंट. आप उसको भी इन्वॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. तो आइए, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है वो तो डेफिनेशन आती थी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, उनके नाम याद रख लीजिए. नंबर वन क्या आ गया बेटा? प्रोडक्शन. प्रोडक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, राइट? और प्रोडक्शन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू सेमी फिनिश फिनिश, राइट? समझ आ रहा है? और प्रोडक्शन जो है, इट ये क्या करती है? इट एड्स टू द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट. ये मैंने माइक्रो में भी समझाया. इट एड्स टू द प्रोडक्शन की हेल्प से प्रोडक्ट की यूटिलिटी जो है वो क्या हो जाती है? ऐड बढ़ जाती है. जैसे रॉ कॉटन कोई खास काम नहीं आता, बट उसी रॉ कॉटन को जब थ्रेड बनाकर जब क्या बनाई जाती है, फैब्रिक बनाया जाता है, तो इट एड्स टू द यूटिलिटी. रॉ वुड कोई काम की नहीं आती, सिर्फ जलाने की. बट उसके ऊपर जब कारपेंटर प्रोडक्शन एक्टिविटी करता है, उसे ट्रांसफर करता है रॉ मटेरियल को बेटा किसमें? चेयर में, फर्नीचर में. इट एड्स टू द यूटिलिटी. सेकेंड एक्टिविटी आती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दैट इज कंजम्पशन. अब कई बच्चे कंफ्यूज, कंजम्पशन कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई? भाई अगर ह्यूमंस कंजम्पशन करना चाहते हैं तो उससे पहले उन्हें क्या करनी पड़ेगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी. मतलब अगर मैं अपनी वांट्स को फुलफिल करना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? अर्न लिविंग के लिए मुझे क्या अर्न करनी पड़ेगी? मतलब काम करना पड़ेगा. और उनसे मैं अपनी क्या करूंगा? अपनी वांट्स को क्या करूंगा? फुलफिल. एक तो ये बात. और आप जानते हैं प्रोडक्शन जो है वो कंजम्पशन के बगैर नहीं हो सकती. अगर कंजम्पशन ही ना हो इकोनॉमी में, बोलो, तो प्रोडक्शन नहीं हो. क्योंकि प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करती है? कंजम्पशन. ठीक है. और प्रोडक्शन करने के लिए हमें हायर करने पड़ते हैं लोग. और वो हायर कर रहे होते हैं, वो कौन होते हैं? लोग जो अर्न करना चाहते हैं, जिनसे वो अपनी वांट्स को क्या करना चाहते हैं? फुलफिल. इसलिए कंजम्पशन को क्या माना जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी. कंजम्पशन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ क्या बेटा? कंज्यूमिंग द गुड्स एंड द सर्विसेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स. ठीक है. तीसरा एक्टिविटी आती है, कई बुक्स में लिखी है, वो आप चलो वो वाली बात में कराता हूँ, इन्वेस्टमेंट अपने नोट्स के हिसाब से. तीसरी एक्टिविटी आती है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन. लिखिएगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन. ये मैंने माइक्रो में पढ़ाई है पहले ही चैप्टर में, पर एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ. डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? एक बार डेफिनेशन लिखना. लिखना मैंने नोट्स से भी अच्छी बनाई, एक और डेफिनेशन आपके साथ निकालता हूँ. डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इट डील्स विद द, लिखिएगा बेटा, सभी लिखेंगे. It deals with the determination of prices of factors of production. लो जी, ये डेफिनेशन पहले दिमाग में बिठाओ, फिर मैं अपने नोट्स की भी डेफिनेशन दिखाऊंगा. वो थोड़ी थोड़ी टेक्निकल थी, मैंने और आसान करने की कोशिश करी है. सुनना बेटे, क्या है जी? क्या बेटा?
It deals with the determination of prices of the factors of production. आप जानते हैं प्रोडक्शन जो है वो कांट बी पॉसिबल विदाउट 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. आप तो वही पढ़ के आ गए हो प्रोडक्शन फंक्शन, जहां पर लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर को क्या माना जाता है? इनपुट्स. और जब इनको यूज किया जाता है तो उनका रिजल्टिंग क्या निकलता है? आउटपुट. यही पढ़ाया प्रोडक्शन फंक्शन. इसका मतलब प्रोडक्शन जो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि इट डील्स विद द क्या बेटा? डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. मतलब जब हमने प्रोडक्शन करनी तो मैंने क्या किया? लैंड हायर करी. और लैंड क्या बेटा आपका? वन ऑफ द क्या बेटा? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. समझ रहे हो? सिर्फ तो बहुत मारते हो, नंबर वगैरह नहीं आते हैं जब मैं आपसे वहां पूछता हूँ टेस्ट में. तो यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पहला फैक्टर क्या बेटा? लैंड. प्रोडक्शन करने के लिए मुझे लैंड चाहिए. लैंड को जब हम यूज करते हैं तो उसको हमें क्या रिवॉर्ड करना पड़ता है? रेंट. क्या देना पड़ता है बेटा? रेंट. तो रेंट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. मैंने लैंड दी अपनी, उस पर प्रोडक्शन हुई और बदले में मैंने क्या कमाया बेटा? रेंट. तो एक बार फिर से देखना डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. क्या बेटा? देखो नोट करो. इट डील्स विद द क्या बेटा? डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ. कि जब प्रोडक्शन की जाती है तो उसके लिए हायर किए जाते हैं क्या बेटा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. और जब उनको हायर किया जाता है तो उनको क्या किया जाता है? रिवॉर्ड किया जाता है. वो मुफ्त में तो काम करेंगे नहीं. लैंड मैंने अपनी किसी को दी तो मुझे दूसरा मुझे क्या रिवॉर्ड करेगा? रेंट. और जब रेंट आएगा तो वो कौन सी एक्टिविटी होगी? बड़े आराम से पढ़िए, ठीक है. इसी तरह से प्रोडक्शन के लिए मेरे को कौन चाहिए थी बेटा? लेबर. लेबर मुफ्त में तो काम करेगी, मुफ्त में होती तो वो नॉन इकोनॉमिक बन जाती. और मेरी तो यहाँ पर है कि ऑल दोज एक्टिविटीज जिनसे अर्न की जाएगी लिविंग, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है. तो लेबर जब अपनी सर्विसेज दे रहा है तो बदले में क्या कमा रहा है? वेजेस एंड सैलरीज. एंड हेंस वो एक क्या मानी जाएगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी. समझ आ रहा है बेटा? तीसरा बेटा क्या आ गया? कैपिटल. कैपिटल पता, आप पैसा लगा रहे हैं और बदले में क्या रिसीव करेंगे बेटा? इंटरेस्ट. इसी तरह से जो आपका एंटरप्रेन्योर है वो क्या रिसीव करता है? वो भी इसी मकसद मकसद के लिए काम कर रहा होता है, दैट इज प्रॉफिट. तो अब तो आपको समझ जाना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है. डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड है. पता बच्चे क्या आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्या सोचते हैं इसको पढ़ाने से पहले? कि हमने गुड्स जो प्रोड्यूस किए उसे डिस्ट्रीब्यूट करना. ना ना जी, वो तो एक्सचेंज होता है. याद रखना, बहुत मेजर मिस्टेक करते हैं. जैसे सर्विस होल्डर और सर्विस प्रोवाइडर में बच्चे को गलती ये लगती है, ऐसे ही यहाँ लगती है कि जिसको पढ़ाया ना हो ना डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, वो कहता है गुड्स को मार्केट में क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट. लेमैन लैंग्वेज यही लगाता है बच्चा. तो इसलिए जोर दे रहा हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? इट डील्स विद द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. मतलब जब हम प्रोडक्शन के लिए गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं बेटा? हायर करते हैं किनको? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. और बदले में उन्हें क्या देते हैं? फैक्टर इनकम्स. किस फॉर्म में? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस एंड सैलरी. क्लियर हुआ बेटा आप लोगों को भी? तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जो आपके दिमाग में चल रहा है उसको हटा दीजिए, ये वाला लीजिए. कैसे इकोनॉमी में इनकम जनरेट होती है जब गुड्स एंड सर्विसेज क्या किए जाते हैं? प्रोड्यूस किए जाते हैं. उसे हम क्या कहते हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन. हाउ इनकम इज जनरेटेड when we produce goods and services. तो इनकम कैसे जनरेट होती है? जब हम प्रोड्यूसर क्या करता है? इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या करता है? हायर करता है और बदले में उन्हें क्या करता है बेटा? रिवॉर्ड करता है. तो ये किसका पार्ट है? इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है जी, इसे आपने याद रखना. चौथी और लास्ट जो हम लेते हैं दैट इज ये है एक्सचेंज. एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अर्न अ लिविंग, इट इज नोन एज एक्सचेंज. एक्सचेंज का मतलब, जैसे कई ऐसे ट्रेडर्स होते हैं
जो बना बनाया माल खरीदते हैं और उसे वैसे ही वैसे आगे बेच देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? एक्सचेंज। तो बी अवेयर, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब नहीं है जो आप अपने मन में सोच रहे हो। लेमैन लैंग्वेज और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है गुड्स को बांटना, डिस्ट्रीब्यूट ना, आपको कुछ और, वो बहुत खतरनाक मतलब अलग ही तरीका है, इकोनॉमिक्स से कुछ और इंटरप्रिटेट करती है। इस डेफिनेशन से ध्यान ध्यान रखना है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है गया बेटा, समझ आ गया आपको? और एक्सचेंज तो आप जानेंगे। व्हाट इज एक्सचेंज? इट इज द प्रोसेस ऑफ क्या बेटा? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। भाई रिटेलर्स जो होते हैं, जो रिटेलर होते हैं, वो क्या करते हैं बेटा? फिनिश गुड्स खरीदते हैं, उनमें उनका प्रॉफिट मार्जिन होता है, वैसा ही क्या करते हैं आगे? बेच। राइट? और वो क्यों करते हैं? तो अर्न अ लिविंग। क्लियर हो गया बेटा जी? तो ये चार जो है, ये किसका पार्ट है बेटा? ये अभी तक मैं क्या पढ़ा रहा हूँ तब से? इकोनॉमिक एक्टिविटी। डेफिनेशन पढ़ाई, राइट? फिर आपको डेफिनेशन के साथ आपको समझना है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, और उसके अंदर कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की कितनी टाइप्स हैं बेटा? 4 है। मैंने कहा कई बुक्स 5वीं भी बनाती हैं, अगर किसी स्कूल में 5th भी पढ़ाई है तो वो भी कर लीजिएगा, वो मैं भी करा देता हूँ आपको। बेसिकली एनसीईआरटी में 4 दी थी तो मैंने उसी पे काम किया। 5वीं है, लिख लीजिए, ये मैंने माइक्रो में डाली थी, वो है इन्वेस्टमेंट। जिस स्कूल में पढ़ाई जाए उसको जरूर डाल दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का मत, हाँ बोल रहे हैं। Investing money to earn interest or profits. नहीं, Exchange of इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जहां पर एक ऐसी प्रोसेस है इन्वेस्टमेंट जहां पर हम कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसमें बेटा, जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो क्या हो? इंक्रीज। जनरली जब अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट वर्ड आता है तो हम वो क्या बोलते हैं? हम कहते हैं प्रोड्यूसर क्या करता है बेटा? इन्वेस्टमेंट कर रहा है मशीन में। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? मशीन। राइट? हाँ। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? इट डील्स विद addition to the stock of capital goods, addition to the, लिख लो आप, मैंने डेफिनेशन माइक्रो में पढ़ाई है, आज फिर पढ़ा देता हूँ, आपको तो भूल गई बेटा। तो इन्वेस्टमेंट्स क्या है? इट एड्स टू द क्या बेटा? कैपिटल स्टॉक। इन्वेस्टमेंट क्या है? इट डील्स विद द इंक्रीज इन द कैपिटल स्टॉक फॉर फर्दर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी। ठीक है? इट डील्स विद द इंक्रीज इन द कैपिटल गुड्स, ऐसा कह लो, स्टॉक वर्ड ही यूज करो। इट डील्स विद द इंक्रीज इन द कैपिटल गुड्स टू फर्दर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी। और प्रोडक्शन कैपेसिटी क्यों बढ़ाना चाहते हो? टू अर्न अ लिविंग। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? बेसिकली आपके पास एक प्लांट एंड मशीनरी है, उसे 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, आपने एक मशीन और खरीदी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट करी। क्यों करी? इससे आप अपनी फर्म की क्या करना चाहते हो? प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या करना चाहते हो? इंक्रीज। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? इंक्रीज इन द कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी। क्यों? टू एड द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी या ऑफ द फर्म। ठीक है? तो वो भी कई ये बुक्स इसको इन्वेस्टमेंट को भी कवर करती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन कर दिया मैंने, उसकी डेफिनेशन और उसके क्या बताइए टाइप्स। इसी तरह से अब दूसरी तरफ आते हैं, थोड़ा अलग नेचर में पढ़ते हैं। बिजनेस स्टडी में हम इतना ऐसा नहीं पढ़ते हैं, शायद आपको भी पता हो, हम थोड़ा इसको इकोनॉमिक्स के टर्म्स में ऐसे समझते हैं। ठीक है? तो आज के बाद है याद रखना कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज की टाइप्स क्या है बेटा? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी। ठीक है जी? नेक्स्ट करते हैं आपके साथ, जो दूसरा लिखा है मैंने यहाँ पर उस पर काम करते हैं, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। भाई इसकी डेफिनेशन तो आप जानते ही हैं, फिर भी आपको पढ़ानी है अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? ऐसी एक्टिविटीज विच आर नॉट कंसर्न्ड विद द मनी, विच आर नॉट कंसर्न विद द मनी, है ना?
नॉट लिख देता हूं, कंसर्न्ड विद द मनी, या नॉट डन फॉर द सेक ऑफ अर्निंग अ मनी, ऐसा कह लीजिए, अर्निंग अ लिविंग के लिए नहीं की जाती। मतलब ये जो एक्टिविटीज होती हैं ये होती हैं आउट ऑफ लव, हाँ, इमोशंस, जैसे आप अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस, ठीक है, देशभक्ति जिसे आप कहते हो, पेट्रोटिज्म कहते हो, एटसेट्रा, आप ये कह सकते हो। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है ये वो एक्टिविटीज हैं विच आर नॉट कंसर्न विद द मनी। क्यों? क्योंकि ये किस से कंसर्न होती है? इट आर डील्स विद द, इट कनेक्ट विद द, these are done out of love, affection, belongingness, so, patriotism, etc. इमोशंस आप कह रहे हो। तो इनके नीचे भी हम चार एक्टिविटीज बताते हैं, एनसीईआरटी उसको कहती है, इसके नीचे भी चार एक्टिविटीज आती हैं, नोट करिएगा। नंबर वन एक्टिविटी है दैट इज सोशल एक्टिविटीज। सोशल एक्टिविटीज, गेट टुगेदर करते हो आप, फैमिली, आप दिवाली आएगी तो आप मतलब गेट टुगेदर करोगे फ्रेंड्स के साथ, व्हाट आर दिस? दीज आर सोशल एक्टिविटीज एंड इट इज नॉट कंसर्न विद द मनी, ठीक है। इट इज डन आउट ऑफ लव, अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस। तो इनके नीचे भी चार एक्टिविटीज याद रखना आप। सोशल एक्टिविटी नंबर वन। सेकंड बेटा, रिलीजियस एक्टिविटी। सिंपली रिलीजियस एक्टिविटी क्या हुई? प्रेइंग टू द गॉड, ठीक है, आप मंदिर में जा रहे हो, गुरुद्वारे में जा रहे हो, मत्था टेक रहे हो, प्रेइंग कर रहे हो, व्हाट इज दैट? एक्टिविटी तो है बट वो क्या बेटा? रिलीजियस, आउट ऑफ लव हो रही है, अफेक्शन आपके साथ, आपका गॉड के साथ, ठीक है। याद रखने चार एक्टिविटी, इस पे ज्यादा डिस्कशन करने वाला है नहीं। तीसरी लिखेगा चैरिटेबल एक्टिविटीज, प्रॉपर तरीके से याद करें। चैरिटेबल एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जो आप चैरिटी के लिए करते हो, राइट, जैसे ब्लड डोनेशन करते हो आप, ठीक है, ब्लड डोनेशन करते हो, चैरिटी में होनी चाहिए। कहीं तो ब्लड भी अपना बेचते हैं, राइट, उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, दैट इज चैरिटी, वर्ड ही लगा दिया मैंने चैरिटी, तो फिर आप उस पर ऑब्जेक्शन मत करिएगा, ठीक है। डोनेशन करते हो किसी भी चीज की, चाहे मंदिर में कर रहे हो, गुरुद्वारों में कर रहे हो, दैट इज। और चौथी लिखेगा दैट इज पेरेंटल एक्टिविटीज। पेरेंटल, पेरेंटल एक्टिविटीज भी परफॉर्म की जाती हैं आउट ऑफ लव अफेक्शन, जैसे टीचर टीच हिज सन। एक टीचर अपने ही बच्चे को बढ़ा रहा है, तो वो कौन सी एक्टिविटी है बेटा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज इट इज डन आउट ऑफ लव, अफेक्शन एंड बिलोंगिंगनेस। इतना सही है, ज्यादा नहीं खींचेंगे इसको, बट आपको थोड़ा प्रॉपर तरीका बताना है कि हमें कैसे, एनसीईआरटी कहती है कैसे पढ़ाइए, तो मैं वो पढ़ा रहा हूँ। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसका मीनिंग, और उसके बेटा क्या, चार टाइप या पांच कह लीजिए, वो याद रखिएगा। यहाँ पर भी नॉन, आप ऐसे नहीं पढ़ते बिजनेस स्टडीज में, पर थोड़ा सा अलग करते, बट है वही है, सब वही है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप्स भी याद रखिए, कौन कौन से बेटा जी? सोशल एक्टिविटीज, रिलीजियस एक्टिविटीज, चैरिटेबल एक्टिविटीज एंड द, इसको साथ ही याद कर लीजिए, पहले तीन चैप्टर ही याद करने हैं। स्टैट्स के तीन ही फर्स्ट थ्री चैप्टर दिए थ्योरी के, उसके बाद सिर्फ आप एंजॉय करेंगे न्यूमेरिकल्स, डायग्राम और टेबल्स। पहले तीन चैप्टर में मेहनत करनी है थ्योरी में, बस यही बता रहा हूँ, जिसने कर ली स्टैट उसको आ जाएगा। इस पहले तीन चैप्टर्स ही में ही मेहनत कराई जाती है। वही तो मैं कह रहा हूँ, स्कूल सीधा ही 8th चैप्टर से स्टार्ट करता है अपनी नहीं, मतलब पहला चैप्टर नहीं कराता 8th से, क्योंकि ये कौन पढ़ाए, इसमें जान देनी पड़ती है, इसको समझाना पड़ता है, तो फिर आगे कैरी ऑन होता है। तो इसलिए पहले तीन चैप्टर पे सिंसियर रहिएगा, उसके बाद आपको बड़ा आसान लगेगा। कोई थ्योरी नहीं है, बहुत थ्योरी है तो एक एक लाइन में, ये याद रखना। स्टैट्स में माइक्रो में ज्यादा था, इसलिए पहले कराई, क्योंकि उसके बाद मुझे जैन में रिवीजन कराने का टाइम मिलेगा, जो ज्यादा कहाँ जरूरत है, माइक्रो में, इसलिए पहले माइक्रो कराते हैं हम सब स्कूल में भी जिन्होंने कराई गई ना। अब आते हैं हम लोग आगे, तो यहाँ तक किसी का डाउट है? आप में से मैं बोलता जा रहा हूँ, नो सर। क्लियर है बाकियों को? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। सिलेबस के हिसाब से ही चल रहे हैं एग्जैक्टली हम लोग।
डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, इसे कंप्लीट करना है। आप कहोगे सर आपने तो अभी शुरुआत में डेफिनेशन दी, मैंने डेफिनेशन नहीं दी। वो बेसिकली क्या था, ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स। वो क्या था, ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स, जो मैंने माइक्रो में भी आपको समझाया था कि इकोनॉमिक्स का ओरिजिन 1776 में हुआ था, जब एडम स्मिथ, जिसे हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी, दैट इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ। वो मैंने अभी आपके आने से पहले यही पढ़ाया, ओरिजिन पढ़ाया। और इकोनॉमिक्स को 2 ग्रीक वर्ड से डिफाइन किया जाता है, ओकियो और नीमियो, राइट, वो मैंने करवा दिया। अब आते हैं हम लोग, ये कहीं नहीं पढ़ा, ना माइक्रो में पढ़ा ना कहीं और पढ़ के आए हो, उसे स्टैट्स में पढ़ते हैं, दैट इज डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। और जितना मैंने नोट्स में किया उतना आपको करना नहीं है। आपको ये बता दूं, हमारी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से निकल के आई है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से निकल आए। और इस समय इकोनॉमिक्स की कौन सी डेफिनेशन याद करवाई जाती है, ग्रोथ डेफिनेशन। कौन सी बेटा, ग्रोथ। इसका मतलब इकोनॉमिक्स बहुत अलग अलग स्टेजेस से निकली है। तो जब इकोनॉमिक्स का ओरिजिन हुआ था, तो उस समय इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन जो बनाई जाती थी वो थी कौन सी बेटा, वेल्थ डेफिनेशन। आपको क्या करना है, आपको याद करना है कि वेल्थ डेफिनेशन किस ऑथर ने दी थी या किस इकोनॉमिस्ट ने दी थी। याद रखिएगा, फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट, दैट इज एडम स्मिथ। ये बंदा क्या कहता था, ये कहता था इकोनॉमिक्स क्या है, इट्स अ साइंस ऑफ वेल्थ। डेफिनेशन कोई पूछ भी ले, अगर भाई पूछता नहीं है, कोई अगर कह ही ले कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स इन वेल्थ डेफिनेशन, तो क्या लिखेंगे आप, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। वेल्थ, ठीक है, वेल्थ क्या होती है बेटा, अर्निंग इनकम। बट दिस डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया गया कि सिर्फ अर्न करना, पैसा कमाना इकोनॉमिक्स नहीं है, क्योंकि शुरुआत में सोच ये थी एडम स्मिथ कि पैसा कमाया जाए। अर्निंग ऑफ वेल्थ इज नोन एज क्या बेटा, इकोनॉमिक्स। बट आपको क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि इस डेफिनेशन को किसने क्रिटिसाइज किया। तो इसके बाद सेकंड स्टेज आई इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। मैं भाई आपको ये बताना चाहता हूं, इतना बड़ा मत बनाइए जितना मैंने आपको नोट्स में बना के दिए। आपने याद रखना है, जो सबसे पहली स्टेज थी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की, वो कौन सी थी, वेल्थ। और वो किसने ओरिजिन की थी, और वो क्या कह रहा है भाई, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। बट आपको याद भी रखना है कि इस डेफिनेशन को किसने क्रिटिसाइज किया। तो आप याद रखिएगा, स्टेज वाइज आई, तो सेकंड डेफिनेशन आई बेटा क्या, वेलफेयर डेफिनेशन। क्या बेटे, वेलफेयर डेफिनेशन, जो किसने लिखी थी, जिसको आपने लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई माइक्रो में पढ़ा, उस ऑथर का नाम याद रखिएगा, दैट इज एल्फ्रेड मार्शल। तो आपने कनेक्टिविटी में याद रखना है कि क्या है, ज्यादा नहीं मैं आपको बता रहा हूं। वेल्थ डेफिनेशन एडम स्मिथ ने लिखी, पहली डेफिनेशन थी। और इसकी डेफिनेशन क्या थी वो भी याद नहीं करनी, पर वो भी मैंने याद कराई दी आपको, इट्स अ साइंस ऑफ वेल्थ, अर्न अर्न अर्न। पर वो कह रहा है कि भाई एडम स्मिथ कहते हैं कि डेफिनेशन को किसने क्रिटिसाइज किया, इकोनॉमिक्स डज नॉट मीन्स वेल्थ। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है वेलफेयर करना। क्या करना, वेल बीइंग करना। ये भी क्रिटिसाइज हुई बात है। इसको फिर तीसरे बंदे ने क्रिटिसाइज किया, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से निकल के आई। ये क्या कह रहा है, देखो इसकी डेफिनेशन सुनना। दो डेफिनेशन तो याद करना ही, पहली वाली तो याद हो ही गई, व्हाट इज एडम एडम स्मिथ क्या कह रहा है, साइंस ऑफ वेल्थ, राइट। तो यहां पर इसकी भी याद कर लो, मैं करा देता हूं। वेलफेयर डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिक्स वेलफेयर डेफिनेशन की डेफिनेशन है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। यहीं तक है डेफिनेशन। मैं लिखता हूं इसकी वेलफेयर डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिक्स इज द, क्या मैंने बोला,
स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी Place of life. बिजनेस ऑफ लाइफ। मतलब स्टडी ऑफ मैनकाइंड का मतलब वेल बीइंग करना, राइट? उसे एक बिजनेस ऑफ लाइफ, उसे क्या कहा जा रहा है बेटा? वेलफेयर डेफिनेशन का। बट तीसरा बंदा आया, मतलब स्टेजेस से निकलती आई, तीसरा बंदा आया, उसका था नाम लॉयनल रॉबिन्स। बस आपको ऐसे याद रखना, एमसीक्यू में आते हैं ये क्वेश्चन, आपको नहीं आने वाली कि डेफिनेशन सुनाओ अल्फ्रेड मार्शल की, डेफिनेशन सुनाओ लॉयनल, कभी नहीं आता, ठीक है? बट हमें ये याद रखना है किसने किसको क्रिटिसाइज किया, ये क्वेश्चन आने हैं, किसने किसको क्रिटिसाइज किया, राइट? अब जो तीसरी डेफिनेशन आई, क्योंकि डिफरेंट स्टेजेस से निकलते हुए, तीसरी ने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है वो सिर्फ वेलफेयर करना नहीं, और जनाब इकोनॉमिक्स अर्न करना भी है, बट उसने कहा कि इसे ऐसे बोलना चाहिए कि ह्यूमंस की वांट्स जो है वो क्या है? अनलिमिटेड है, पर रिसोर्सेज क्या है? स्कैर्स, एंड द रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो तीसरी डेफिनेशन निकल के आई, जिसे हम कहते हैं स्कैर्सिटी डेफिनेशन। वो कहता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं आपकी इकोनॉमी में, वो क्या होते हैं? स्कैर्स इन नेचर, स्कैर्स होते हैं इन रिलेशन टू द अनलिमिटेड वॉस। एंड थर्ड बात कह रहे हैं कि रिसोर्सेज हैव मेनी ऑल्टरनेटिव यूज। ये आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में पढ़ा है। 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, वो 3 पॉइंट। तो स्कैर्सिटी की डेफिनेशन पता है क्या है? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ चॉइस। सुन लो, एक ही लाइन लिखवा रहा हूं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू द, नाम तो याद दे रहा है नहीं आपको, लॉयनल, स्पेलिंग देख लेना, मैंने गलत लिखे तो मुझे ठीक करना, रॉबिन्स। ठीक लिखे भाई? लॉयनल रॉबिन्स, Robin. नहीं, ROBBINS, रॉबिन्स। तो भाई ये डेफिनेशन थोड़ी पचाने वाली थी, क्योंकि पहली दूसरी तो आपको भी नहीं समझ आई कि ये क्या कह रहा है, क्योंकि उस समय स्कोप ही इतना था कि अर्न करना वेल्थ है, वेल्थ वेल्थ अर्न करना इकोनॉमिक्स है। दूसरे ने तो बिल्कुल ही अलग भाषा में ले गया, अल्फ्रेड मार्शल, वो कहता नहीं वेल बीइंग करना वो है। तीसरा कहता है भाई इसको थोड़ा ढंग से बोलो कि भाई रिसोर्सेज क्या है? स्केयर है इन कनेक्शन टू द अनलिमिटेड बॉन्ड। और तीसरा ये है रिसोर्सेज है ऑर्डर। कोई पूछ ही ले, वैसे पूछेगा नहीं कि स्कैर्सिटी की डेफिनेशन सुनाओ, तो पूरी बड़ी वाली नहीं याद करनी, आपने क्या कहना है? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इट इज द साइंस ऑफ चॉइस, बस, साइंस ऑफ चॉइस। चॉइस की फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे आप अपने वर्ड में। साइंस ऑफ चॉइस मींस wants are human wants are unlimited, but the resources are limited, and resources have order। उसे एक्सप्लेन करना है चॉइस का मतलब, क्योंकि व्हाट इज चॉइस मेकिंग ये आपको माइक्रो में भी दिखाया गया, ठीक है? इस डेफिनेशन में भी एक क्रिटिसिज्म था, वो ये नहीं बता रहा है कि भाई रिसोर्सेज को कैसे यूज करें, मतलब लास्ट में मैंने जो आपको एक डेफिनेशन माइक्रो में अपने वर्डिंग में दी है, वो बेसिकली ग्रोथ डेफिनेशन। वो कौन सी है? ग्रोथ। मैं देखता हूँ कौन बच्चा मुझे सुनाता है, जो मैंने अपने वर्जन में पहले दिन सिखाई। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर रिलेटिंग टू scarce resources in relation to unlimited want। यहां तक स्कैर्सिटी चली। बट इसके बाद जो न्यू जनरेशन आई, एट प्रेजेंट की जो जनरेशन है, वो कौन सी डेफिनेशन याद रखती है? ग्रोथ डेफिनेशन। कौन सी बेटा? अब आपको नहीं याद रखना बस, ठीक है? कोई बड़ा बड़ा याद नहीं करना, जितना मैंने नोट्स में दे दिया वो तो देना होता ही है। आपको बस ये याद रखना है किसने किसको क्रिटिसाइज किया और किस बेसिस पे किया। अब मैं ये बता तो रहा हूं कि भाई अगर मैं अपनी डेफिनेशन बनाई थी, जो आपको मैंने माइक्रो में अपनी लिख के दी है,
वो अगर वहीं रुक जाती, जो मैंने अभी जहां रुकवाया आपको, तो वो पता कौन सी डेफिनेशन बनाती, कैसे। बट इसके आगे भी मैंने तुम्हें लिखवाया, तो वो जब ऐड करो तो वो कौन सी डेफिनेशन बनती है, ग्रोथ। तो क्या था, चौथा जो डेफिनेशन है वो दी पॉल्स ए सैमुअलसन ने, और उसने दी डेफिनेशन जिसे हम, और आज कोई पूछे आप इकोनॉमिक्स किस स्टेज में है, तो आप उसे कहेंगे किस स्टेज में, ग्रोथ स्टेज में। आप इसके बाद आप पढ़कर आप डेवलप करें 5वीं, तो मुझे खुशी होगी कि मैं आपका नाम आगे 5वें नंबर पे डालूं। तो वही मैं उम्मीद करता हुआ आपसे पढ़ा रहा हूँ कि आप आगे जब इसमें कुछ और ऐड करेंगे तो आप आगे, अभी फिलहाल हम इस समय किस स्टेज में है जी, कौन सी स्टेज में, ग्रोथ। कौन सी स्टेज में, ग्रोथ। ग्रोथ डेफिनेशन, इसको भी याद रखिए, इसका इकोनॉमिस्ट याद रखिए जिसने इसको डेवलप किया, नाम है पॉल ए सैमुअलसन। ये नाम याद करने पड़ेंगे, इतनी तकलीफ उठानी पड़ेगी आप, ठीक है। बट इनकी डेफिनेशन जो है, आप इतनी, अब ग्रोथ की डेफिनेशन ही गंदी लिखी है यहाँ पर, कोई क्या, मैं भी नहीं याद कर सकता, और ना करनी है आपने, कोई नहीं पूछेगा। बट अगर ग्रोथ की डेफिनेशन, मैंने तो आपको तीनों डेफिनेशन करा दी है कि भाई एडम स्मिथ की याद कर लो, साइंस ऑफ वेल्थ। अल्फ्रेड मार्शल की याद करो, इट्स द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तीसरी क्या बेटा, इकोनॉमिक्स क्या, स्कैर्सिटी इज द साइंस ऑफ, मैंने तैयार कर दिया उस पॉसिबिलिटी के लिए, अदरवाइज पूछी नहीं जाती। चौथी डेफिनेशन आ जाए तो वो रटी रटाई तो आप कर नहीं सकते, वहां आप देखो बेसिकली वो है जो मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझाई। अब इसमें और इसमें आप कहोगे सर क्या फर्क, इसमें इसमें ये सिर्फ स्कैर्सिटी की बात कर रहा है, जो मैं भी आपको डेफिनेशन अपनी याद, आपने सबने याद की हुई है, इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर रिलेटिंग टू अनलिमिटेड वॉल्स। हाँ, वो आपको यहाँ इन इन कंपैरिजन टू द गैसेस, यहां तक क्या बेटा, स्कैर्स। अब आगे क्या है कि इन स्कैर्स रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है ताकि मैक्सिमम क्या हो बेटा, प्रोड्यूसर है तो उसे क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो, मतलब उसकी ग्रोथ हो। कंज्यूमर है तो उसकी क्या हो, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्यों है वहां पैसा करते उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दो अपने आप को, और सोसाइटी की क्या हो, मैक्सिमम क्या हो, वेलफेयर क्या हो बेटा। तो इस डेफिनेशन के अंदर कुछ वेलफेयर भी है और कुछ क्या बेटा, स्कैर्सिटी तो पूरा ही भरा पड़ा। तो कई बुक्स लिखती हैं कि जो ग्रोथ डेफिनेशन है, इसने तीनों डेफिनेशन को क्या करा बेटा, मर्ज करके एक बढ़िया सी डेफिनेशन। मैं भी मान, एक बार फिर से सुनो, हमने क्या, वही आप लिख सकते हो। हाँ, इसमें और इसमें मेरे से बच्चा पूछता है, जैसे अभी भी आपका शायद डाउट आए, तो मेरा यही टास्क है, पहले ही बता दूं, स्कैर्सिटी और इसमें क्या डेफिनेशन में फर्क है। स्कैर्सिटी आगे ये नहीं बताता कि उस पैसे को कैसे खर्चा जाए ताकि क्या हो, मैक्सिमम क्या हो बेटा, सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमम क्या हो, प्रॉफिट, मैक्सिमम क्या हो, वेलफेयर। ये बात कौन नहीं करता, स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी सिर्फ ये बताता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, इट्स अ साइंस ऑफ चॉइस। बस यही रुक जाता हूं कि भाई रिसोर्सेज इकोनॉमी में क्या है, लिमिटेड है, बॉन्ड्स क्या है, अनलिमिटेड है, और रिसोर्सेज है मैनी ऑल्टरनेटिव। ये होती है इकोनॉमिक्स। बट जो आगे बात करनी थी कंप्लीट, कि इन रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जाए ताकि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो, मैक्सिमम बोलो प्रॉफिट्स हो, और मैक्सिमम क्या हो, वेल्थ। ये किसने बात करी, ग्रोथ, कि अपने रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना है ताकि फ्यूचर में उसकी ग्रोथ, ताकि अगर आप कंज्यूमर है तो आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो ये है 4 आपकी डेफिनेशन। तो ध्यान रखना, ज्यादा जोर नहीं देना आप उनकी डेफिनेशन, फिर भी मैंने आपको शॉर्टकट करते हुए आपको क्लियर कट किया है, ठीक है, समझ आ गया। तो ये 4 डेफिनेशन जो है वो आपको मैंने